हम लोग जो है कटक के बारे में थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, पीछे नहीं देखना है, सादा पेज उल्टा करके रखो। सादा पेज उल्टा करके रखना है आपको। कुछ ड्राइंग वगैरह भी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? ड्राइंग भी नहीं करनी है। मैं जो कहा हूँ फॉलो हो रहा है? ड्राइंग नहीं करनी है, फॉलो हो रहा है? ओके। ऑस्ट्रेलिया। इसमें कौन सा महासागर हमने दोबारा बनाया है? 2 बार बनाया है। क्यों बनाया है? हाँ, ऐसा क्यों बनाया है? पूरा प्रशांत महासागर 2 बार है, लेकिन दोनों बार, एक ही बार पूरा है, एक बार आधा है, तो आधा में नहीं होगा क्लियर, इसीलिए हमको दोबारा बनाना पड़ा। समझ में आया? कौन सा महाद्वीप हमने 2 बार ड्राइंग की है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। आया समझ में? जल्दी से टेस्ट दे दो, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये प्रशांत महासागर है ना, ये क्या है? ये क्या है? तीन ही महासागर हमने मोटा मोटा पढ़ाया है, इसके अलावा आर्कटिक है और दक्षिणी महासागर है, तो उसके बारे में डिटेल से हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि नहीं पूछेगा कुछ भी उसमें से। एक ही चीज़ पूछेगा किस अक्षांश के बाद आता है, तो दक्षिणी महासागर जो है 60 डिग्री अक्षांश के बाद आता है। 60 डिग्री कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश के बाद आता है। हमने प्रशांत महासागर में कटक के बारे में बात की थी, तो कै ठो कटक बताया था? पहले ये बताओ, 1 2 3। 2 बताया था। क्या क्या नाम था? एक था यहाँ पे हवाइन कटक, इसीलिए यहाँ पे हवाई द्वीप है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला था पूर्वी कटक, तो पूर्वी कटक ऐसे था या ऐसे था? कैसे था? ऊपर नीचे था या दाएं बाएं था? ऐसे? ऐसे? ऐसे ही पूछते रहते हैं आप लोगों से। तो 2 कटक था, इस कटक का नाम पूर्वी कटक, इसीलिए पूर्वी प्रशांत कटक का जो आखिरी हिस्सा है वो है पूर्वी द्वीप। पूर्वी द्वीप मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, किसका हिस्सा है? पोलिनेशिया का। हवाई कटक का आखिरी जो अभी जो मतलब सबसे जो नवीन जो स्थल है वो हवाई द्वीप है, अभी भी वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट निरंतर होते रहता है। तो 2 कटक उसमें मैंने बताया था। इसमें मैंने बोला था एक ये कटक था, कोई बताओ क्या नाम था इस कटक का? यहाँ पे एक लास्ट एक द्वीप था, उसी कटक के नाम पर द्वीप का भी नाम है।
इसके बाद एक और इधर कटक था, एक इधर कटक था, और एक ऐसे था, एक ऐसे था। बताओ, इतना सारा कटक बताया था। एक नंबर क्या है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, हाँ दक्षिण पश्चिम हिंद कटक, और डी दक्षिण पूर्वी हिंद कटक, और ई 90 डिग्री पूर्वी कटक। क्या नाम है इसका? 90 डिग्री ईस्ट कटक। उसका नाम था सीधा पूर्वी कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। इसका नाम है 90 डिग्री पूर्वी कटक। इसके बाद आप लोग देखे थे, इसमें तो एक ही आप लोगों ने देखा था, क्या नाम था इसका? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक की शुरुआत कौन से आइलैंड से हो रही है? आइसलैंड से हो रही है। एक ही मैंने इसे बताया था। अच्छा ठीक है, आप लोगों को कटक तो हो गया। सीमांत सागर याद है? सीमांत सागर याद है? नहीं याद है? एक बार उसको भी देखा जाए। सीमांत सागर में बात करते हैं। हमें ये बताओ, एक नंबर में क्या है? बेरिंग सागर। यहाँ पर क्या है? जापान देश है। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर में क्या बोला था? जापान सागर। यहाँ पे एक देश है, इसके नाम पर है, क्या बोला था? 4 नंबर एक देश है, बड़ा सा देश है, दक्षिणी चीन सागर। 5 नंबर हमने ऑस्ट्रेलिया के पास बताया था, क्या बताया था? कोरल सागर। इधर अगर हम बात करेंगे तो ये अलास्का है, तो इसके नाम पे कौन सा सागर? यहाँ पर कौन सा? अमेरिका का कैलिफोर्निया नाम का शहर है, तो इसीलिए उसकी शहर के नाम पर है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इधर है कुछ? उधर ने ना बताया था? नहीं बताया था। हिंद महासागर में हमें बताइए, वो तो कितना 7 हो गया। 8 नंबर में क्या मैंने बोला था? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 16 तक बताओ। 8 बताओ तो। 8 है लाल सागर। 9 अदन की खाड़ी। 10 ओमान की खाड़ी। 11 फारस। 12 अरब सागर। 13 14 अंडमान सागर। 15 जावा सागर। 16 तिमोर सागर। ठीक है, हाँ तिमोर द्वीप है, कंट्री नहीं है, द्वीप है। हाँ वो एक उसमें आता है, लेकिन वो आइलैंड है, देश नहीं है। ठीक है, वो इंडोनेशिया वाला ब्रुनेई करके जो है उसको लेकर के आपत्ति है, कोई देश मानता है कोई नहीं मानता है। तिमोर जो है एक आइलैंड है, आइलैंड के नाम पे वहाँ पे सागर है, तो तिमोर सागर है। ये भी हो गया। इसमें हमें सीमांत सागर बताओ। यहाँ पर कुछ है, उल्टा त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज है ना। 1 नंबर का क्या नाम है? पूरा बोलो ना। ग्रीनलैंड सागर। 2 नंबर बफीन की खाड़ी। 3 नंबर, 3 नंबर बोलो लेब्राडोर सागर। 4 नंबर कैरिबियन सागर। ठीक है। 5 नंबर बोलो। नॉर्वे देश है तो नॉर्वेजियन सागर। 6 नंबर बाल्टिक सागर। 7 नंबर उत्तर सागर। 8 नंबर बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। ठीक है, बिस्के बिस्के बिस्के। ठीक है। 9 नंबर भूमध्य सागर। 10 नंबर
ठीक है, गिनी की खाड़ी, गिनी। अब हमें आप लोग आइलैंड बता दो, क्या बता दो, आइलैंड बता दो। पहले किस में पूछ लें, हिंद महासागर में पूछ लेते हैं। ये बताओ कौन सा आइलैंड है, अंडमान है, और ये निकोबार। ये पहले क्या है, पहले सुमात्रा, उसके बाद जावा। हो गया इधर 3। इधर बताओ, लक्षद्वीप। ये बताओ, मेडागास्कर। लक्षद्वीप के नीचे, मालदीव के नीचे चागोस कार्लसबर्ग, कार्लसबर्ग। उसके नीचे डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया। मेडागास्कर के पूरब में पहले क्या है, रीयूनियन, उसके ऊपर मॉरिशस। यहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज चलता है। हाँ, भारत के लोग सब चला गया है, ठीक है। इसके बाद और भी हमने इसमें कुछ बताया था, क्या है ये, श्रीलंका है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने इतना आइलैंड आपको हिंद महासागर में पाए जाने वाला बताया। क्या बोला, कोकोस आइलैंड, ये कोकोस आइलैंड है, ठीक है। अब हम इसमें मैंने पूछ रहे हैं प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में आप हमें बताइए कि आइलैंड कहाँ कहाँ है। जैसे कि इसमें इस आइलैंड का नाम, इस आइलैंड का नाम, इसमें आइलैंड का एक ग्रुप था, था ना, ऐसे ही इसमें सटा हुआ था। इसमें हमने एक कैरोलाइन आइलैंड बताया था, बताया था। यहाँ पर फिजी आइलैंड था, ये न्यू गिनी है। इस आइलैंड का नाम पूर्वी आइलैंड। यहाँ पर यही हवाई द्वीप का जो डंटा है यहाँ तक आएगा, ठीक है। थोड़ा और उधर जाएगा ट्रायंगल, इसी को उधर करते हैं। यहाँ पर क्या है, हवाई द्वीप है। बीच में मैंने बोला था कुक आइलैंड, बोला था। यहाँ पर है न्यूजीलैंड, ये फेमस आइलैंड मैंने बताया था। ताइवान, जापान के नीचे होगा सर आइलैंड में। हाँ ठीक है, ताइवान भी है। ये सारा मैंने बताया था, ये भी टेस्ट हो गया। थोड़ा सा आप हमें, क्या नाम है इसका, अटलांटिक महासागर का आइलैंड हमें बता दीजिए। सबसे बड़ा आइलैंड, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, अटलांटिक का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड, उसके बाद कैरिबियन आइलैंड, ये वाला कनारी आइलैंड, ये वाला ब्रिटेन का आइलैंड, यूके हम बोल सकते हैं, ब्रिटेन ही बोलो, ब्रिटेन आइलैंड। और भी कुछ बोला था इसमें मैंने, यहाँ पर मैंने एक सेंट हेलेना आइलैंड बोला था, और भी कहीं कुछ बोला था इसमें। मोटा मोटा हमने इतना ही बोला था। ग्रीनलैंड याद रखना है, आइसलैंड, ब्रिटेन, कनारी, कैरिबियन और सेंट हेलेना, ये सारे आइलैंड हैं। तो अभी हम क्या क्या जिक्र किए, कटक, सीमांत सागर और द्वीप। ऐसा नहीं है कि जितने दुनिया में कटक है, जितने सीमांत सागर है, जितने द्वीप है, सारा मैंने जिक्र किया। जो प्रमुख है, मेजर है, हम लोग केवल उसी के बारे में बात किए हैं, ठीक है।
तो ये टेस्ट था जो मैंने दिया, आप लोग तो नहीं दिए हैं, ठीक है, आप लोग नहीं दिए हैं टेस्ट, वो हमने दिया है। अब हम देखते हैं आगे। थोड़ा सा किसके बारे में बात करें, जब हम लोग नियम कानून पढ़ ही रहे थे, तो जब नियम कानून पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि कोई प्रदूषण वगैरह फैलाता है क्या, अगर फैलाता है तो कोई कानून है क्या रोकने का। जैसे जल हवा ये सब मतलब हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब करने के लिए है ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो अलग अलग समय में अपनी मतलब जारी करती है कि ऐसे मतलब कुछ पहलू जारी करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ करना है, वैसे करना है। उसी प्रकार क्या सागर भी प्रदूषण हो रहा, पहली बात क्या सागर प्रदूषित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो होने का कारण बताओ। डॉक्टर का, तो वो तो हम लोग बस सागर में तो जाके नहीं फेंकते हैं। मान लो दरभंगा शहर के बारे में बात कर, हाँ, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है, जल मार्ग से होता है, मतलब कि जहाज़ों द्वारा होता है, बड़े बड़े कंटेनर जहाज जो होते हैं उसके द्वारा। उसमें फ्यूल होता है, हो सकता है फ्यूल लीक कर जाए, वो बहुत सारा कचरा भी फेंकते हुए जाता है, ठीक है, एक तो वो हो गया सोर्स। दूसरा क्या नाम है उसका, ज्वालामुखी, सागर में ही ज्वालामुखी आता है या नहीं आता है, उसमें भी राख मलबा ये सब निकलता है, क्या उससे भी प्रदूषण होता है, तो होता है। उल्का पिंड कभी कभी आता है, तो वो भी तो बाहरी चीज़ है, जल को तो परिवर्तित कर देगा, जल के गुणों को। दो हो गया। तीसरा है कि विश्व की जितनी सारी नदियां हैं, भले ही वो डायरेक्ट सागर में ना मिले, लेकिन किसी नदी के साथ मिल के सागर में मिलती है। जैसे सोन नदी बंगाल की खाड़ी में अपने आप नहीं जाती है, वो गंगा में मिलती है तो गंगा उसको ले जाती है, ठीक है। यमुना नहीं जाती है, लेकिन जाती तो है ना, उसका पानी जो है वो जाता तो है ना सागर में। तो जितनी सारी नदियां हो कहाँ गिरती है, सागर में। और सागर किसका अंतिम रूप है, तो महासागर का सीमांत सागर है, तो मतलब महासागर प्रदूषित होगा ना, क्योंकि नदी में हमारे शहर का नाली अटैच रहता है। हम जो कचरा अपने घर से डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, नाली के माध्यम से डालते हैं। कचरा ठोस कचरा भी होता है और तरल कचरा भी होता है ना। ज़्यादातर फैक्ट्री से तरल कचरा निकलता है, जबकि घर से जो निकलने वाला ज़्यादातर कचरा होता है वो ठोस कचरा होता है। वैसे कुछ लोग सीवेज भी उसमें मतलब नाली के साथ अटैच कर देते हैं, समझ में आया। तो सागर भी प्रदूषित हो रहा है, तो सागर को प्रदूषण से बचाने के लिए एक नियम चलता है, उसको बोलते हैं मारपोल। MR का मतलब मैरीटाइम, POL का मतलब पॉल्यूशन, समझ में आया। मैरीटाइम को ही हिंदी में कहते हैं सागरीय, और पॉल्यूशन को प्रदूषण। सागर के प्रदूषण के रोकथाम के लिए मारपोल नाम का नियम या कानून चलता है। कुछ समझ में आया। तो मारपोल 73 और 78, MAR है, मारपोल में MAR का मतलब मैरीटाइम और POL का मतलब पॉल्यूशन। इसका अगर आप हिंदी देखिएगा, मैरीटाइम को बोलते हैं सागर, सागरीय, और पॉल्यूशन को बोलते हैं प्रदूषण। तो सागरीय प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित कोई नियम या कानून है तो उस नियम या कानून का नाम है मारपोल। और मारपोल का कौन सा एनेक्सर है, 73 और 78। जैसे होता है हर एक चीज़ में एनेक्सर होता है, जैसे संविधान है तो अनुच्छेद सब है ना, कौन सा अनुच्छेद काम करेगा, तो मारपोल का ये 73 78 प्रेजेंट में काम करता है। अगर मैं ये पूछूं कि अनक्लॉज का कौन सा हिस्सा है, अनक्लॉज का ये कौन सा हिस्सा है, पहला दूसरा तीसरा, किसका हिस्सा होगा, अनक्लॉज का तीसरा हिस्सा है। तो जो अनक्लॉज का जो तीसरा है, तीसरा जो अनक्लॉज है, इसका जो भाग नंबर, इसका जो पार्ट 12 है, इसका जो पार्ट 12 है, होता ना अनुच्छेद के अंदर, मतलब अध्याय के अंदर अनुच्छेद है ना, उसी ढंग से है इसमें।
पार्ट नंबर 12 अनक्लॉज 3 से संबंधित है, उसका जो भाग 12 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो सागरीय प्रदूषण से संबंधित चीजें हैं। उसका मार्पोल से संबंधित जो चर्चाएं हुई होगी ना, तो उसमें कोड यूज किया गया है 73 78। हो गया, सब उतारने में एकदम मगन है। तो ये जो मार्पोल 73 और 78 है वो क्या क्या चीज़ों पर रोकथाम करता है, थोड़ा वो देख लो। जितना मोटा लिखे थे अब अपने साइज में आ गया है, आ गया है ना। ये जो मार्पोल, क्या ऐसे लिखा सकता है रनिंग राइटिंग में? नहीं लिखिएगा, जब भी लिखिएगा कैपिटल में ही पूरा लिख दीजिएगा। मार्पोल 73 और 78 में कौन कौन से चीज़ों की मुख्य रूप से चर्चा है? कई सारी चीज़ों की चर्चा होगी, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 जो है तेल से जो प्रदूषण होता है उससे संरक्षण की बात करता है। जैसे तेल रिसाव हो गया, तो तेल रिसाव से जो प्रदूषण होता है उसके संरक्षण की बात एनेक्सर 1 में है। ठीक है। जो एनेक्सर 2 होगा, जो एनेक्सर 2 है, बताता हूँ। जैसे किताब लिए ना, किस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट में क्या है, ठीक उसी प्रकार एक नियम है मार्पोल, उसमें कई सारे एनेक्सर बनाए गए अलग अलग काम के लिए। तो एनेक्सर जो सेकेंड है, जो जहरीले, क्या है, जो जहरीले, नॉक्सियस इसको बोलते हैं, जहरीले जो तरल पदार्थ हैं, इससे जो प्रदूषण होता है, इसके संरक्षण की बात एनेक्सर नंबर 2 करता है। ऐसा नहीं है, जहरीले में ठोस भी होते हैं। लिक्विड होगा, लेकिन कंप्लीट लिक्विड ही नहीं होगा, किसी किसी चीज़ में मिला हुआ रहता है, वो फिर मतलब जल में मिलने के बाद फिर अपना काम करता है। किसी ठोस के साथ मिल जाता है, लेकिन जब जल के साथ मिलेगा तो फिर अपने रूप में आएगा और उसको प्रदूषित करेगा। इस ढंग से भी होता है। तो ये था तेल प्रदूषण, तेल से प्रदूषण, उसके संरक्षण की बात एनेक्सर 1 करता है। ये है जहरीले जो तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ लिखे हैं तो इसमें सिर्फ तरल की ही बात होगी, लेकिन अगर सिर्फ जहरीले लिखते तब तरल की बात हो भी सकती थी और ठोस की भी बात होती। इसमें हम लिख दिए हैं तरल पदार्थ, अब लड़ाई नहीं करनी है। जहरीले तरल पदार्थ से जो प्रदूषण होगा उसके संरक्षण की बात एनेक्सर 2 में है। एनेक्सर 3 में क्या है? एनेक्सर 3, एनेक्सर 3 में बात करता है जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ, इसमें ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। जो हानिकारक पदार्थ है, इससे जो प्रदूषण होता है, इसकी संरक्षण की बात करता है एनेक्सर नंबर 3। जो एनेक्सर नंबर 4 है, जो एनेक्सर नंबर 4 है वो बात करता है सीवेज से जो प्रदूषण होता है। सीवेज समझते हो? हिंदी में भी ऐसे ही सीवेज ही लिखाता है। सीवेज से जो प्रदूषण होता है,
सीवेज से जो प्रदूषण होता है उससे संरक्षण की बात करता है। एनेक्सर नंबर 5। एनेक्सर नंबर जो 5 है वो है गार्बेज। गार्बेज को क्या बोलते हैं? कचरा। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज से जो प्रदूषण होता है इससे संरक्षण की बात करता है। और एनेक्सर नंबर जो 6 है, बता रहा हूँ। एनेक्सर नंबर जो 6 है, वायु प्रदूषण से जो जल का माने सागर प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण से सागर प्रदूषण, इसके संरक्षण की बात करता है वो। हो गया? एनेक्सर 6 है, माने मार्पोल में 6 एनेक्सर है जो अलग अलग चीज़ों के संरक्षण की बात करता है। सीवेज हो गया जो वेस्ट है, घर का जो सबसे वेस्ट पार्ट होता है, मलमूत्र वाला जो हिस्सा है जो कनेक्ट रहता है नाली से, उसके द्वारा। और जो गार्बेज है, जो कचरा होता है, जो घरेलू कचरा, जो सब्जी मतलब सब्जी वाला भी कचरा होता है, इसके अलावा कुछ कपड़ा फेंक दिए, कुछ पॉलीथीन, ठीक है, इसमें सारे प्रकार के जो गार्बेज होता है, जो कचरा का ढेर, गार्बेज हम उसको कहते हैं, उसके द्वारा डायरेक्ट हम कचरा लेके गए जहाज में और किसी हम समुद्र में, बीच समुद्र में फेंक दिए, तो इसके द्वारा प्रदूषण की रोकथाम एनेक्सर नंबर 5 में गार्बेज वाला, 4 में सीवेज वाला करता है। सबसे प्रदूषण हो रहा है, सब में संरक्षण की बात हमने ऐड किया है, तो ये एनेक्सर याद रखना है। अब तो नहीं चाहिए किसी को हिंदी इंग्लिश कि गार्बेज का हिंदी क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मार्पोल, पहली चीज ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून सागरीय प्रदूषण से संबंधित है, तो और सब कानून सबका नाम लिख देगा। एक तो मार्पोल अगर होगा तो चयन कर लेना है। अगर इसके अंदर पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि मार्पोल का कौन सा एनेक्सर तेल द्वारा प्रदूषण से संरक्षण की बात करता है, ठीक है, तो एनेक्सर नंबर 1। कौन सा मार्पोल का कौन सा एनेक्सर है जो सीवेज के द्वारा सागर प्रदूषण से संरक्षण की बात करता है? समझ में आया? मतलब हम तो ऐसे ही पूछेंगे जो टेस्ट लेंगे तो, क्योंकि इस बार, अच्छा हाँ, ग्रुप में डालना है कि आपको ट्यूसडे को टेस्ट देना है। संडे कल है, बंद है, परसों मंडे है, कल भी, परसों ही भी बंद है कल स्थापन को लेकर के। और ट्यूसडे जो है आप लोग तीसरा टेस्ट देने वाले हैं। ये टेस्ट जो है जलवायु विज्ञान से है, जिसमें आपको पूरा नहीं है बंद बंद रहने दो, बंद रहने दो। उधर चलेगा तो तुमको जो मच्छर काट रहा थोड़ी ना नहीं काटेगा, अगर काट रहा तो काटेगा ही। वही तो मैं बता रहा था, इधर आ गया तब ना मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ वो चीज़, धैर्य ही नहीं है तुम लोगों में। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टेस्ट जो है वो जलवायु विज्ञान का है, जिसमें आपको वायुमंडल की संरचना, संगठन, वायु राशि, वाताग्र, इसके बाद उसमें जो है, नहीं चक्रवात नहीं है, चक्रवात, प्रति चक्रवात, जलवायु वर्गीकरण, ये सब नहीं है, मैंने वाताग्र तक जो पढ़ाए हैं वहाँ तक टेस्ट ले रहे हैं। 2 बार टेस्ट लेंगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन हम देंगे तो हो सकता है टेस्ट अच्छा ना जाए, और हम चुन चुन करके क्वेश्चन को बनाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ जलवायु विज्ञान का है पूरा, वो पेपर यूनिट 1 का कुछ नहीं है। और क्वेश्चन का जो लेवल है पिछले दोनों लेवल से थोड़ा ज़्यादा ढंग का है। ढंग का कहने का सेंस ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 में से चुन लिए, 1 2 3 टिक मार दिए। ऐसा हो सकता है कि अरेंज करने वाला हो
3 ऑप्शन है, कौन पहले कौन बाद में कौन बाद में आएगा। कथन कारण थोड़ा ज़्यादा है, मिलान वाला भी थोड़ा ज़्यादा है, ढंग से है, मतलब 56 ही क्वेश्चन दिए हैं, 1 घंटा टाइम है, तो थोड़ा आप लोगों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु विज्ञान एक आसान टॉपिक होता है, तो हम सोचे कि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट देते हैं, तो इसलिए टाइम लगा है, लेकिन बन गया है। फ़ोन में भी रखे हैं, सर को हम भेज देंगे, अपना प्रिंट निकाल करके रखें। हाँ, कथन कारण वाला समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कौन बोले कैसे होगा। एग्ज़ाम देते रहिए, हम डिस्कस जो करते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सॉल्व करने में, थोड़ा ताज़ा ताज़ा हम सॉल्व करवा देंगे, तो बासी हो जाता, आप लोग भूल जाते हैं ना क्या टिक मारे थे, देखने के बाद याद अच्छा हम ही मारे थे, है ना। इस बार ताज़ा ताज़ा ही, मतलब ऑनलाइन ही हो सकता है, मान लो कि क्लास चल ही रहा तो हो सकता है ऑनलाइन भी हम उसी दिन ले सकते हैं, अगले दिन सॉल्व करवा सकते हैं। हाँ, किसी टाइम में हम ले लेंगे, मतलब इसमें ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, मेरा ये कहना है। तो सागर प्रदूषण की भी बात हो गई ना। सागर में जितना प्रदूषण होता है उसमें से 50% प्रदूषण जो है प्लास्टिक द्वारा होता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल विकासशील देश भी करते हैं और विकसित देश भी करते हैं। विकासशील देश जो है वो प्लास्टिक या तो जला देते हैं या गड्ढे में डाल देते हैं ज़्यादातर, लेकिन विकसित देश में उसका रीयूज करने का टेक्निक होता है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, तकनीक भी अच्छी चाहिए, तो विकसित देशों में वो होता है तो वो लोग रीयूज कर लेते हैं। हमारे देश में 1 यूज प्लास्टिक बैन है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि ऐसे बॉटल या बोतल का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको एक ही बार इस्तेमाल किया जाए, एक बार के बाद हम इसका इस्तेमाल ना कर सकें। ऐसे बॉटल जो है या ऐसे जो बोतल है वो बैन है, समझ में आया। एक ही बार इस्तेमाल किया जाने वाला बोतल बैन है, एक से अधिक बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉटल बैन नहीं है, समझ में कुछ आया। एक बार यूज करके फेंक दिए वैसे चीज़ों का बैन है, फेंक दिए मतलब कचरा हो गया, फिर दूसरा लीजिएगा फेंक दीजिएगा एक बार में, ऐसा जो बार बार यूज कर सके वैसे बॉटल यूज कर लेते हैं। हाँ, होता है ये तो थी सामान्य बातें। अब हम थोड़ा बात करते हैं सागर तल परिवर्तन, थोड़ा सा सागर तल इधर होगा कि इधर होगा, कभी कभी सागर के तल में परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसके 2 कारण हैं, एक ऐसा कारण है जिसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर पड़े, दूसरा ऐसा कारण है जिसका प्रभाव उसी महासागर के तट पर पड़े, बाकी पर ना पड़े, ऐसा हो सकता है ना। अरे जैसे मैंने हवा पढ़ाया तो कहा ना कि पूरे पृथ्वी के हर अक्षांश पे वो हवा होगी, कुछ स्थानीय बोला जो वहाँ उसी स्थान पर होगी, बाकी जगह नहीं होगी। उसी प्रकार से सागर तल में परिवर्तन के 2 कारण हैं। एक कारण है कि ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि पूरे सागर के तल में परिवर्तन होगा, जैसे हिमयुग आएगा, ठीक है, मान लो फिर से आ गया हिमयुग आ गया और फिर वो बर्फ़ पिघलेगा तो पूरे विश्व के ना सागर बर्फ़ में कन्वर्ट होगा, फिर वो बर्फ़ से पानी बनेगा, तो पूरे विश्व का समुद्र तल परिवर्तन हुआ ना। लेकिन किसी देश के तट जो है, मान लीजिए केवल उस तट का भ्रंशन होने से, वो जो भ्रंशन होने से जो टूट गया, वो हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा सागर में मिल जाएगा, तो केवल वहीं के सागर का तल परिवर्तन होगा ना। अरे टब में कुछ डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा ना, तो वो जो तट का जो हिस्सा था फॉल्टिंग के कारण मान लो टूट के उसमें चला गया, तो उसका तो जगह ले लिया ना कचरा, तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा, तो सागर के तल में परिवर्तन आया, तो यही कारण है 2। तो इसी 2 कारण को भूगोल में थोड़ा अच्छा टर्म देता है, एक बोलते हैं यू स्टैटिक और दूसरा है होमेयोस्टैटिक। इसको बोलते हैं समस्थैतिक और इसको बोलते हैं सुस्थैतिक। ये क्या होता है,
स्थानीय स्तर पर होता है। स्थानीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन जैसे तट का भ्रंशन होने से, तट का भ्रंशन होने से, दूसरा नदी अवसाद के अधिक या कम होने से, हो सकता है ना, अरे नदी जो मिलती है तट के पास, नदी अवसाद हो सकता है इसका कारण, भ्रंशन हो सकता है इसका कारण, और भी कुछ है। आप लोग बहुत अच्छा पढ़े थे, उन्मज्जन और निमज्जन, उन्मज्जन व निमज्जन। सबडक्शन और सबमर्जेंस, ठीक है, सबडक्शन और सबडक्शन है, इसको बोलेंगे इमरजेंस, उसको बोलेंगे सबमर्जेंस। इसमें उठ रहा है तट के पास और उसमें क्या हो रहा है, धंस रहा है, समझ में आया। उठेगा तो पानी नीचे चला जाएगा, धंसेगा तो पानी उस पर चढ़ जाएगा, तो परिवर्तन हुआ। तो यह स्थानिक होता है, पूरे विश्व में नहीं होगा। फॉल्टिंग होने से, भारत देखे हो अरे मैप में, इसको देखो, जब ये भारतीय प्लेट टकराया ना यूरेशियन प्लेट से, तो सोनू सर आपको पढ़ाए होंगे कि इधर वाला हिस्सा उठा, इधर वाला हिस्सा धंस गया। जैसे एक कार टक्कर लेगा तो जो हिस्सा टक्कर लेगा वो धंसेगा, पिछला हिस्सा उठेगा, बोला था। तो बस वही ये कार है, ये टक्कर लिया तो ये वाला हिस्सा उठ गया, तो इस इधर क्या हुआ, उत्थान हुआ, उठान हुआ। इधर क्या हो गया, धसान हो गया। इधर उठ गया तो सागर का तल का जो था उसमें चेंजिंग आएगा, इधर धंस गया तो सागर के तल में इधर भी चेंजिंग आएगा। किसके वजह से हुआ, तो अंतर्जात बल के कारण, फॉल्टिंग के कारण यहाँ टूट गया, ठीक है, और यहाँ धंस गया। ये सब कारण है जो स्थानिक होते हैं, हर जगह नहीं होगा। समझ में आया मोटा मोटा, काफ़ी आसान भाषा में समझाया हूँ, किताब में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, हमका इतना नहीं समझाना है सबको। अब हम थोड़ा सुस्थैतिक देखते हैं, यू स्टैटिक। जैसे कि अगर हिमयुग आता है, पहले हम ये लिख देते हैं कि जैसे उसमें लिखे थे ना स्थानीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन, इसमें हम लिख रहे हैं संपूर्ण सागर में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन किस किस वजह से हो सकता है। पहला तो कारण है हिमयुग, हो सकता है। दूसरा कोई सोच करके बताओ, जलवायु परिवर्तन। अब ये कैसा बात हो गया, बर्फ पिघलेगा तो हर जगह का पिघलेगा ना, तो जहाँ जहाँ बर्फ पिघलेगा वो सागर में मिलेगा, और सारा सागर एक दूसरे से अटैच है, तो परिवर्तन होगा। और कोई कारण सोच करके बताओ। इसमें हम कहाँ लिखे, क्या बोला, थोड़ा उठा के दो तो बाबू, थैंक यू। महासागरीय बेसिन के आकार में परिवर्तन, ठीक है रहने दीजिए पप्पू, वो लोग बेवकूफ़ हैं, छोड़िए वो सब। हाँ, भूकंप से नहीं, सिर्फ हिलता है भूकंप से, और भूकंप जो है पूरे विश्व में नहीं आता है।
तो वो स्थानिक होगा ना, इसमें आएगा, इसीलिए भ्रंशन लिखे हैं। तो ज्वालामुखी भी से टूट सकता है ना। जलवायु परिवर्तन मतलब हर जगह का बर्फ पिघलेगा। हिमयुग जब आएगा तो पूरा जमेगा। महासागरीय बेसिन के आकार में परिवर्तन, क्या लिख दिए हम? पानी रखते हैं टब में, तो टब जो है मान लो कि महासागर का बेसिन हो गया, अब उसका पानी हो गया टब, पूरा टब बेसिन होगा। समझ में आया? महासागरीय बेसिन मतलब उसका जिसमें है वो पानी। तो टब हम ऐसे समझ सकते हो ना, टब में पानी रखे और टब का नाम रख दिए प्रशांत महासागरीय बेसिन, और उसमें पानी को प्रशांत महासागर। ठीक है, ये ऐसे ही आसान भाषा में समझते हैं, और क्या दिमाग लगाना है उसमें। आगे बढ़े। ये सब था ऊपर ऊपर की बातें। आप लोगों ने हीट बजट पढ़ा है? उसमें क्या पढ़ा है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो पूरा को लौटाना है, 100 आया तो 100 को भेजना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम हीट बजट कहते हैं कि पृथ्वी पर संतुलन है। उसी प्रकार से जल का मूल भंडार क्या है? बोलो महासागर। मूल भंडार में तो सबसे ज़्यादा किसके पास है जल? तो महासागर के पास है। और वो महासागर का जल वाष्पित होता है, बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होती है, फिर उसके पास जाता है। तो ऐसा नहीं है कि महासागर का जल वाष्पित होगा तो उसी के ऊपर बादल बन के गिरेगा। हमारे यहाँ नहीं है सागर हमारे ऊपर, फिर भी वर्षा हो रही है ना, कहीं से भटक के आया है ना बादल। तो अब हम वो देखने वाले हैं। मतलब 100 अगर इकाई आया है, अगर 100 इकाई हम मान लें तो 100 इकाई जाना भी चाहिए। जाने आने की मतलब वायुमंडल में, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 100 इकाई जल के आने और जाने की जो यात्रा है उसी को हम बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। कुछ लिखना है? मन तो हो रहा है कि सर लिखिए लेते हैं, लिख लो। जल चक्र, वाटर साइकिल। वायुमंडल में वायुमंडल में 100 इकाई जल की यात्रा को क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। जल चक्र कहते हैं। हमने एक टब बनाया है। क्या बनाया है? टब। मान लेते हैं प्रशांत महासागर का टब है, जिसको हम बेसिन कहते हैं ज्योग्राफी में। सागरीय बेसिन है। इस सागरीय बेसिन में पानी देना है और पानी इतना ही तक आएगा। पानी के लिए हम ठीक है, यहाँ तक। जिस प्रकार से स्थल के ऊपर जो दिखाई देने वाला हिस्सा है वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ के चोटियाँ पाए जाते हैं, उसी तरीके से सागर के बेसिन में भी निचले तल में गर्त के रूप में गहराई, अलग अलग गहराई के गर्त पाए जाते हैं। ये है ऐसा हिस्सा जिसमें हम लोग रहते हैं, ये ऐसा हिस्सा जिसमें जल में रहने वाले प्राणी रहते हैं। बताना है जल चक्र। यहाँ से सूर्य का प्रकाश तो हर एक जगह मिलता है ना। तो सूरज से जो वाष्पन होगा, मान लो कि इधर भी वाष्पित होगा, इधर जो भी नदियाँ तालाब जो भी हैं यहाँ से भी वाष्पित होता है। वाष्पन कहाँ से होगा? दोनों तरफ से होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये बादल है। बादल ऐसे बनता है। अब बना ठीक बादल? नहीं बना? बोलो ना ठीक बना। ये बादल को हम मान लेते हैं 100 इकाई।
वायुमंडल में हमको 100 भेजना था ना, हम 100 भेज दिए। वायुमंडल में हम क्या किए, 100 भेज दिए। कैसे जाता है 100, तो वो याद रखो। सागर में वाष्पन होता है, सागरीय जल का वाष्पन होने से, तो सागरीय जल का जो वाष्पन होता है, वाष्पन कितना होता है, 88 इकाई। हम परसेंट लिख दें, 88% वाष्पन जो है 100 में से, वो सागर से वाष्पन होता है। सागरीय जल का वाष्पन 88 होगा, तो कितना बचा, 12 बचा। वो सतह पर, ये सतह सतही हिस्सा है, सतह पर से भी वाष्पन होता है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से ढंग से लिखें। हाँ बना लेना, थोड़ा और अच्छा आसान लगेगा समझने में। इसको हम 88 मान लेते हैं, ये वाष्पन द्वारा हुआ। इसको हम कितना मान लें, 12। वायुमंडल में 100 इकाई पहुंचेगा कैसे, तो वाष्पन होकर के पहुंचेगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों से कि वायुमंडल में पहुंचने वाले 100 इकाई जल में से कितना जल सागर से है और कितना जल स्थल से है। तो 88 इकाई जो है वो महासागर से है और 12 इकाई जो है वो महाद्वीप से है। ठीक है, महासागर और महाद्वीप, दोनों स्थिति में वाष्पन ही हो रहा है, दोनों स्थिति में वाष्पन ही हो रहा है। और वाष्पित होकर के आप सबको पता है कि वो क्या होगा, उसांक बिंदु पे जाने के बाद वो संघनित होगा, संघनित होने के बाद बादल बनेगा और तब वर्षा होगी, वर्षा होगी। तो जो वर्षा होती है, अब वर्षा करवाना है, ऐसा लाल वर्षा करवाएं। अब वर्षा करवाना है, तो जो वर्षा होती है, ये दिख रहा है ना कि वर्षा टाइप का, मतलब इमेज से लग रहा है ना, ड्राइंग से। ये जब वर्षा होती है तो इस वर्षा का जो हिस्सा है वो 79% है। कितना है हिस्सा, यहाँ वर्षण हो रहा है, इधर ऊपर जा रहा था तो वाष्पन हो रहा था, नीचे आ रहा है तो वर्षण हो रहा है। तो वर्षण कितना है, 79। जब ऊपर जाने की बात थी तो 88 लेके चला गया, और जब नीचे गिराने की बात है तो 79 ने गिराया है। कारण ये है कि ऐसा मैंने पहले ही बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ से वो वाष्पित होगा बादल बनेगा तो वहीं वर्षा, वो बादल टहल रहा है, किसके वजह से, ऊपरी पवन प्रवाह के वजह से। ठीक है, हाँ ये 79 महासागरीय में ही वर्षा होती है। 79% वर्षा कहाँ होती है, महासागरीय, माने जल इकाई में ही वर्षा होती है। तो अब बचा इधर कितने, वर्षा का इकाई कितना होना चाहिए, 21। अरे 79 और 21 बचना चाहिए ना, कैसा मैथ बनाता है तुम लोग। अब वर्षा करवाना है, ये वर्षा कहाँ हो रही है, महाद्वीप पर या महासागर पर, महाद्वीप पर हो रहा है। तो महाद्वीप पर कितनी वर्षा हो रही है, क्या बोल रहे हो, वर्षण, वर्षण में क्या है 21%। गया कितना, गया है 88, आया है 79। इसके पास गया है 12 और मिला है 21, इसीलिए बाढ़ आती है। ठीक है, कभी कभी ये जो चीज़ें हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण, मानव क्रियाकलापों के प्रभाव के कारण ये ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ये होना चाहिए 79 वर्षा है ना, 88 होना चाहिए ना, कभी कभी इधर 60 होता है, इधर 40 हो जाता है, तो ये पूरा डूबा हुआ रहता है। हाँ ये मतलब ये मोटा मोटा मान लिया गया है, इतना होना चाहिए, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानवीय क्रियाकलापों के वजह से
ये चेंज होता है, नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आया? तो आप सबको पता है कि जब वर्षा होती है तो प्रवाह होता है जल का, और वो फिर कहाँ मिलता है प्रवाह होते होते? महासागर में मिलता है, क्योंकि उसको तो चाहिए 88, पूरा 100 चाहिए ना, 97% चाहिए ना, 97.5% था महासागर के पास। तो ये जल का प्रवाह है, ये क्या है? जल का किसी सूखे के खिलाफ बीमा कहा जाता है? सूखे के खिलाफ बीमा, जैसे आपदा के खिलाफ बीमा LIC करवाते हो ना, आपदा के समय में काम आए। तो सूखा आ जाएगा तो आपके लिए जल कौन बचा के रखता है? वो बचा के रखता है भूजल। कौन बचा के रखता है? जो आप हैंडपंप लगा करके जो निकालते हो पानी, उसको बोलते हैं सूखे के खिलाफ बीमा। ये अगर प्रवाह नहीं होता, अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती तो ये भूजल स्टोर होगा? नहीं होगा। तो जरूरी है कि 88 भले ही उड़ा करके ले जाए, लेकिन ज़्यादा वर्षा इधर कराओ, ताकि जब प्रवाह होगा तो रिस रिस करके नीचे भी जाना चाहिए भूजल के रूप में। तो भूजल को क्या कहा जाता है? सूखे के खिलाफ बीमा कहा जाता है। तो ये जो प्रवाह के माध्यम से जो जल जा रहा है वो कितना जा रहा है? 9 इकाई जा रहा है। कितना इकाई? 9 इकाई जा रहा है। हो गया? हम्म, 12 हुआ ना बादल से, और 9 कहाँ चला गया? नीचे। वाष्पित तो 12 ना हुआ, तो बचा ना 9 हिस्सा। वर्षा इसको हुआ 79 है, तो 21 इसको मिलेगा। तो 21 में से 12 ही बादल फिर बनता है, 9 को भूजल के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सूखे के खिलाफ बीमा। समझ में आया? इसीलिए वर्षा नहीं होगी तो भूजल स्टोर नहीं होगा, तो हमारे कल से पानी नहीं आएगा, जो हम लोग झेले हैं 2 महीना, पिछले 2-3 महीने में। कितना बचा? 12। हाँ, यही 12 फिर जाता है। मैंने प्रवाह जो होता है 9 होता है, ये प्रवाह 9 हुआ, ये 9 जाएगा इधर। ठीक है, इधर जा रहा था ना, प्रवाह के रूप में जा रहा है। इसमें सिर्फ यही देखना है कि अगर ये 12 वर्षण करवा रहा है, मैंने वाष्पन हो रहा है, तो वर्षा कितना करवा रहा है? तो वर्षा तो 21 करवा रहा है, तो 9 एक्स्ट्रा करवाया ना, तो 9 गया कहाँ? तो भूजल के रूप में स्टोर हुआ। यही है वायुमंडल में 100 इकाई जल के आने और जाने का यात्रा चक्र, जिसको हम कहते हैं जल चक्र। प्रवाह के रूप में 9 इकाई, वही 9 इकाई क्या होता है? भूजल। उसी में से कुछ कुछ जो है भूजल के रूप में स्टोर होता जाता है। यही 9 इकाई जो है सागर में मिलता है, और मिलने के क्रम में जब जा रहा है रास्ता से, तो रिस रिस करके नीचे भी जाते रहता है। ये 9 इकाई भूजल में ही नहीं चला जाता है, ये जाएगा तो सागर में ही, लेकिन प्रवाह हो रहा है, उसी का कुछ हिस्सा नीचे स्टोर होते रहता है। 12% गया नहीं, यही तो है 12 और 9 21। ये 21 वर्षा आया ना, गया 12 आया 21, तो इसको 12 ही ना माने फिर से जाएगा, वाष्पित होगा। 12 आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। 9 में से कुछ महासागर में भी जाएगा, हाँ। नीचे भी जाएगा। नहीं, 9 नीचे जाएगा। 9 जो है प्रवाह हो रहा है, इसी 9 में से कुछ हिस्सा भूजल के रूप में रिस रिस करके जाएगा, लेकिन जाना उसको है सागर में ही। समझ में आया? ये सागर में ही, 9 भी सागर में ही जाएगा, तभी तो 79 और 9 तुम पूछ रहे थे 9 कहाँ गया, तभी तो वाष्पन करेगा 88%। अरे बेवकूफो, अब समझ में आया? तुमने तभी कहा ना कि सर 9 कहाँ गया, तो ये 9 है। क्लियर है? ओके। एक आध पंखा चलाओ। वाटर साइकिल कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 88 अगर इवेपोरेशन हुआ है तो वर्षा लेकिन 79 हुआ, तो 8 कम हुआ वर्षा, सॉरी 9 कम हुआ, तो 9 ज़्यादा इधर हो गया। जो 9 ज़्यादा हुआ है वही प्रवाह होकर के सागर में जा रहा है, वही प्रवाह के क्रम में जो है रिस रिस करके
अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो रहा है। बचा तो मतलब हमारा जमीन पे ही रहेगा, उसी का वाष्प बनेगा, फिर बारिश होगा। मान लो 21 है, लेकिन 21 में से 12% ही वाष्पित हो रहा है। जी सर, वो जब स्थल पे रहेगा ना, वो वाष्पित हो गया तो बादल बन गया ना, फिर वर्षा होगी, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी। मतलब इस रिसाइकिल हाँ, उसका चलता रहेगा। तुम समझा? ठीक है, ओके। अब हम आगे आते हैं। टाइम कितना हो गया? ठीक है, हमारे पास है 20 मिनट। आज का क्लास आसान लग रहा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, उतना फैक्ट नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन कुछ संकल्पना सब है ना। कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सागरीय गहराई को मापने वाला है या नहीं है। इस ढंग से तबीयत खराब है, ठीक करो तबीयत। सागर की गहराई, सागरीय गहराई को मापने वाले उपकरण, सागरीय गहराई को मापने वाले उपकरण। अभी तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गया, तो पहले रस्सी से मापता होगा। हाँ, रस्सी से। रस्सी से कैसे? तो देखो, अगर साफ पानी हो तो रस्सी वहाँ तक डालेंगे जहाँ तक हमारी आंखें नहीं भी दिख सके, चलेगा। लेकिन अगर वो पेंदी में सट जाएगा तब तो रस्सी का जो पकड़े रहेंगे उसमें भार तो नहीं रहेगा। अब पेंदी में अगर नहीं सटा है तो भार रहेगा ना, पता चलेगा ना। और फिर रस्सी को मेजर कर लो कि इतना गहराई तक वहाँ मिला है। समझ में आया? तो ये 10 से 15 मीटर तक ही होगा। तो उसको बोलते हैं, पहले रस्सी से लोग मेजर करते थे। किससे करते थे? रस्सी से, जिसको हम बोलते हैं लाइन तकनीक। लाइन तकनीक नहीं समझ में आया? रस्सी से कैसे करेंगे? करेंगे जैसे बाल्टी में तुमको कितना गहरा है, एक रस्सी डाल लो, फिर रस्सी कितना तक भींगा हुआ है उसको नाप लो। हाँ हाँ हाँ, तो ये सबसे पुरानी तकनीक है, रस्सी के माध्यम से और लाइन तकनीक के माध्यम से। लेकिन इसकी खराबी यही है कि 10 से 15 मीटर तक, ये काफ़ी सटीक देता है जानकारी, लेकिन 10 से 15 मीटर तक ही गहराई तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 मीटर तक ही संभव हो पाता है किसी भी सागर की गहराई को मापना। किसके माध्यम से? रस्सी के माध्यम से। हो गया। दूसरा है सोनार। मेरे नाम का पहला 3 अक्षर। SO का मतलब साउंडिंग, NA का मतलब नेविगेशन, R का मतलब रेंजिंग। उसी का शॉर्ट नाम है सोनार। साउंडिंग, SO से साउंडिंग, NA से नेविगेशन और R से रेंजिंग। एगो मान लो जहाज है, जहाज कैसे बनाते हैं? इसमें क्या लगा रहता है? इको साउंडर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आर का मतलब क्या बताते थे? रेंजिंग। इको साउंडर का मतलब ये होता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो दीवार से टकरा के मेरे पास आवाज़ आए, उसको बोलते हैं इको। समझ में आया? एक बार बोलेंगे तो दोबारा रिपीट करेगा, 3-4 बार करेगा, कम साउंड में करेगा, धीरे धीरे साउंड कम होगा, है ना। फिल्मों में लड़कियों को हीरो लेकर के जाते हैं पहाड़ के पास, कहते बोलो, रिपीट आता है ना, याद आया? तो इको साउंडर में वैसे ही होगा। यहाँ पे यंत्र लगा रहेगा, यहाँ पे क्या लगा रहेगा? इस यंत्र से क्या होगा? साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? और आपको पता है बाबू, यहाँ पे अलग अलग गहराई का चीज़ें हैं, अलग अलग गहराई की चीज़ें हैं, यानी गहराई अलग अलग है। ये क्या होगा? ये साउंड वाला हिस्सा जो है, इतना बड़ा बड़ा क्यों कर रहे हैं खुशी से? ये साउंडिंग क्या होगा? टकराएगा। टकराएगा, एक बार आया और दूसरी बार यहाँ से फिर लौट के जाएगा, क्योंकि इको साउंडर है ना, ऐसा साउंड है जो वापस आएगा। तो जब तक आया और गया, ठीक है,
तो समय लगेगा, पता चलेगा कि कितना समय में गया कितना समय में आया, तो समय का कैलकुलेशन हो जाएगा। और सबको पता है कि ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल क्या है वो सबको पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो बस वैज्ञानिक लोग ऐसे ही निकालता है सोनार का इस्तेमाल करके। कितना टाइम लगा जाने में, कितना टाइम लगा आने में, ठीक है। और ध्वनि की चाल सबको पता ही है कि इतना घंटा में इतना दूर जाता है। एसओ क्या होता है? कहो ना कि सब लिख दीजिए, हम कुछ बता देंगे तो थोड़ी ना आप लोगों से होगा। साउंडिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग, यही है सोनार। इको साउंडर इसमें यंत्र लगा हुआ होता है। कौन सा यंत्र लगा रहता है, इको साउंडर। कैसे काम करता है, अपना ध्वनि छोड़ता है। तो मान लो ये निचला क्षेत्र है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये ऊंचा क्षेत्र है तो टाइम कम लगेगा, ये ज़्यादा नीचे है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी से पता लगा लेता है कि यहाँ ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ ऊपर है गड्ढा है, ऊपर है गड्ढा है। ठीक है, ग्लास साफ था, बोलो ना है ना। फुर्सत में तुम लोग कभी कभी पानी उनी ला करके रख देना, कभी कभी मन करे तो, ऐसा नहीं कि डेली। ऐसा नहीं है, जो लेट आए उसका ध्यान होना चाहिए कि है कि नहीं पानी। ऐसे ही बोले हैं, नहीं मना नहीं करो। हो गया, दो हमने बता दिया। तीसरा जो है, अभी तो सैटेलाइट का ज़माना है। सैटेलाइट का स्पेलिंग आता है, सैटेलाइट अल्टीमेट्री, अल्टीमेट्री, उपग्रह अल्टीमेट्री भी एक तकनीक है जिसके माध्यम से क्या होता है, सागर की गहराई मापी जाती है। अच्छा, इसमें हमने कमी नहीं बताई। इसमें कमी ये है बाबू कि आप 30 से 200 मीटर की गहराई तक का ही मापन कर सकते हैं। ये जो इको साउंडर है सोनार, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत गहराई तक जाएगा और फिर वापस आएगा, काउंट हो जाएगा। 200 मीटर की गहराई तक ही इससे मापन हो सकता है। ठीक है, 30 से कम है तो रस्सी डाल करके माप लेगा, कुछ उतना 30 मीटर का लंबा डालेगा कहाँ 30 मीटर है, तो फिर साउंड भेजने आने का क्या वो इंतजार करेगा। सैटेलाइट अल्टीमेट्री, ये जो है एकदम सटीक जानकारी तो नहीं देता है, सटीक जानकारी तो नहीं देता है, लेकिन अनुमान पर ये जानकारी देता है। ये अनुमान पर जानकारी देता है। ठीक है, केवल अनुमान पर काम करता है ये सैटेलाइट, क्योंकि वो तो आसमान में है, तो गया नहीं नीचे, पता कैसे चलेगा, ना साउंडर भेज रहा है ना कुछ भेज रहा है। तो कैसे पता चल रहा है, आप एक ऐसा मतलब टब लो जिसका पेंदी प्लेन हो, और एक ऐसा टब लो जिसका पेंदी ऐसे ऐसे हो। ठीक है, उसमें पानी भरो, पानी भरने के बाद टब को हिलाओ। ठीक है, दोनों अलग अलग टब को हिलाने के बाद ऊपरी तल को देखना, वो फ्लो कैसे करता है, हिलता कैसे है, उसका प्रवाह कैसे होगा। प्लेन वाला में ज़्यादा ऊपर खाबर नहीं होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा ऐसे ऐसे होगा। तो जो सैटेलाइट अल्टीमेट्री होता है वह इसी सागर के ऊपरी तल का में जो अनियमितताएं होती है, जो लहरें ऊपर नीचे होती है, ज़्यादातर कहीं पे ज़्यादा उठेगी कहीं ज़्यादा धंसेगी, तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये निचला क्षेत्र है, ये उथला क्षेत्र है। समझ में आया। तो इसीलिए अनुमान पे करता है, वह सटीक जानकारी है नहीं, अनुमान पे कर रहा है। तो ये भी हो गया। नंबर 4, कहोगे सर इसका गहराई कितना होगा, तो जितना तुमको गहराई तक देखना है, एकदम गहरे, एकदम गहरे सागर की आप मापन इसके सहायता से कर सकते हैं। क्योंकि जब अनुमाने लगाना है तो लगा लो ना अनुमान। ठीक है, उसकी एक अलग पढ़ाई होती होगी, अलग रिसर्च होता होगा
कि कितना उठेगा, मतलब सागर का ऊपरी जो अनियमितताएं हैं कितना उठेगा तो क्या हम मानेंगे कितना गहरा है, कितना नीचे जाएगा तो कितना गहरा है, वो उसकी अलग पढ़ाई होगी, वो नहीं जानना है आपको। हाँ, और आप पूछ रहे थे कि गोताखोर लोग कहाँ तक जाते हैं? बस 200 मीटर के ऊपर ही रहता है, उससे नीचे नहीं जाते हैं। हाँ हाँ, 200 मीटर से नीचे कोई नहीं जाते हैं। हमने बताया ना कि उसके शरीर पर उतना पानी का बोझ है ना, मर ही जाएगा, वो टूट ही जाएगा ना। सबसे नीचे में बड़े बड़े व्हेल पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे जीव है वो काफ़ी ऊंचाई पे, बड़े जीव और नीचे, और बड़े जीव और नीचे, और बड़े जीव और नीचे, जो जितना भार सह सकता है। और ये क्या बनाए थे हम, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक तो रहने लायक जगह लग रही है, मतलब मछली पालन या कोई भी चीज़ यहीं तक होता है, जिसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। और ये जो है ढाल है, इस ढाल पे कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 200 मीटर के ऊपर ही कुछ भी मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप 200 मीटर के ऊपर ही होता है। समझ में आया? तो सैटेलाइट अल्टीमेट्री भी हो गया। चौथा भी कुछ है, रिमोट द्वारा चलने वाला वाहन, एक ROV है और दूसरा AUV है, रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल। और ये क्या है? ऑटोमेटेड, AUV लिखे हैं, ऑटोमेटेड नहीं, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ये रिमोट या रोबोट द्वारा चलने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से मापन होती है, लेकिन ये ज़्यादा गहराई तक नहीं होता है, समझें। बॉम्बे का एक IT विभाग है, ठीक है, बॉम्बे का माने IIT बॉम्बे जो है, बॉम्बे IT, उसके वहाँ के रिसर्चर ने एक मॉडल डिजाइन किया है, एक मॉडल डिजाइन किया है। क्या किया है? एक मॉडल डिजाइन किया है। उस मॉडल मतलब AUV नाम का मॉडल डिजाइन किया है। इसकी जो क्षमता है वो 100 मीटर गहराई तक, 100 मीटर गहराई तक इससे मापन होता है। जो रोबोट द्वारा, उसमें कैमरे लगे होते हैं, वो माप करके ले आता है कि कैसा है दृश्य। 100 मीटर की गहराई तक ही ऐसा हो पाता है। ऐसा IIT बॉम्बे के रिसर्चर ने बनाया है AUV। तो सागर की गहराई को मापने वाले उपकरण समझ में आया? कैसे कैसे मापते हैं? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े? अरे बोलो ना, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? ओके। आप लोग हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाए थे? कब बनाए थे? वही तो पूछ रहे, कौन सा सेमेस्टर में? सेकेंड सेमेस्टर में। आप सबको पता है कि स्थल का सब औसत ऊंचाई कितना है? स्थलीय भाग का, समझ पूरे विश्व में स्थलीय भाग का औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई पूरे पृथ्वी पर जो स्थलीय क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई, और पूरे पृथ्वी पर जो सागरीय क्षेत्र है उसकी औसत गहराई। ये जानने वाली चीज है या नहीं है? सबसे गहरा जो भाग है वो मरियाना गर्त है, 10,911 मीटर था, है ना। और सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर है। सबको पता है लगभग? तो सबसे ऊंचा तो पता है माउंट एवरेस्ट, MTEV, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और मरियाना गर्त
मरियाना ट्रेंच 10,911 मीटर। सबसे ऊंचा क्षेत्र वो, सबसे नीचा क्षेत्र ये। तो हिप्सोग्राफिक कर्व जब बनता है तो स्थल की ऊंचाई और सागर की गहराई के आंकड़ों के आधार पर बनने वाला वक्र हिप्सोग्राफिक वक्र कहलाता है। फिर से, स्थल की ऊंचाई और सागर की गहराई के आंकड़ों को जिस वक्र में प्रदर्शित किया जाता है उसे हम कहते हैं हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व। समझ में आया? मतलब हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व को बनाने के लिए हमें दो प्रकार के डेटा चाहिए। एक डेटा चाहिए ऊंचाई वाला, एक डेटा चाहिए गहराई वाला। तो स्थलीय क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। और सागरीय क्षेत्रों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर है। मोटा मोटा आपको पता है कि 4280 मीटर आप बोले थे कि प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। 3700 कुछ आप बोले थे हिंद महासागर की औसत गहराई है। 3600 कुछ बोले थे। तो हम मोटा मोटा हम 100 मान के चले। 4200, 3700, 3600 ऐसा बोला था ना। इसको जोड़ते हैं 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 6 7 13 2 15 3 3 6 4 10 1 11 3 3 9 2 8 3 8 24 3 3 9 0 लगभग है 3800। नहीं हुआ? ये याद रखना है। कोई पूछ देगा कि स्थल का औसत ऊंचाई कितना है तो इतना है, स्थल का सागर की औसत गहराई कितनी है तो इतनी है। तो जो हिप्सोग्राफिक कर्व होगा वो कैसे बनेगा? हिप्सोग्राफिक कर्व जब भी हम बनाते हैं तो एक्स अक्ष पर क्या करते हैं? एक्स अक्ष पर, अरे क्या करते हैं? एक्स अक्ष पर क्षेत्रफल को दिखाते हैं। और जो वाई अक्ष है उस पर हम ऊंचाई या गहराई को दिखाते हैं। ऊंचाई या गहराई को दिखाते हैं। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। तो एक हम बनाते हैं, इतना बेकार बॉक्स तुम ही लोगों की तरह बना। इसको थोड़ा गौर से देखना बाबू। यहाँ मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो मीन सी लेवल है, जो 0 मीटर है। इससे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, इससे नीचे आएंगे तो घटेगा। ये OM लिखा लग रहा है, क्या लग रहा है? मीन सी लेवल। अब हुआ 0। M मतलब मीन, S मतलब सी, L मतलब लेवल। औसत समुद्र तल को 0 माना गया है ना। किसी भी स्थल की ऊंचाई औसत समुद्र तल से मापी जाती है ना, कि कितना ऊंचा है, तो 0 से न शुरू होता है। आप सबको पता है कि इधर हम बोले थे कि ऊंचाई और इधर जो है गहराई। सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? अरे बोलो ना, 8850। तो हम 1 मीटर में अगर 1000 लिखेंगे तो 9 मीटर में 9000 तक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 5 मान लेते हैं और ये 10 मान लेते हैं। ठीक है? अगर ये 0 है तो बीच में जो होगा क्या होगा? को 4 भाग में बांटना है 10 को, तो 2500, 5000, 7500। इतना काहे ले पा रहा है जी? 7500। अब इसमें लिखाइए नहीं रहा है। इसमें ये क्या है? मीटर में है। गहराई सबसे ज़्यादा कितना है? 10,000। तो ये होगा 5, ये होगा 10, ये होगा 11 होगा। हाँ, उसी रेशियो में लेना होता है। मोटा मोटा क्या होगा ये? 2500, 5000, 7500, 10,000।
आप सबको पता है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी ड्राइंग नहीं करनी है आप लोगों को। आठ 8,848 मीटर सबसे ऊंचा क्षेत्र ये है। और इधर लेते हैं गहराई को 10,900, मतलब 11,000 के पास सबसे गहराई वाला क्षेत्र है। और आप सबको पता है कि स्थल जो है, स्थल जो क्षेत्र है वो 29% पर है, और जल जो है 71% पर है ना। अगर ये पूरा 100 है, इसको 3 हिस्सा में करेंगे, ठीक है, 3 हिस्सा भी ज़्यादा ना, हाँ ठीक है, 30 या 90, तो मतलब कि स्थल का यहीं तक लाइन आना चाहिए। अरे बोलो ना, यहीं तक आना चाहिए। और सागर का इसके बाद जाएगा ना। अगर ये पूरा 100 इकाई है तो हमको 29% पे ना स्थल दिखाना है, और 71 पे क्या दिखाना है, जल। इसके बाद जो शुरू हुआ है, थोड़ा सा गलत बना है, अरे एकदम गहरा क्षेत्र है, और यहाँ भी थोड़ा गलत बना है, क्योंकि वो तो सबसे ऊंचा क्षेत्र है ना, तो उसको यहाँ से उठाते हैं। ये बना कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व। ये बताता है कि 29% जो हिस्सा है वो स्थल है, जिसकी औसत ऊंचाई, बोलो ना, 840 मीटर है। 840 मीटर औसत ऊंचाई है, और इसकी जो औसत गहराई है 3800 है। तो आप हमें बताओ, इसमें 3800 कहाँ आएगा? 2500 और 5000 इसी के बीच आएगा 3800, यहाँ इसके आसपास। यही इसका मेन सी लेवल है, 3800 मीटर। और इसका जो 850 बोला था ना, तो यहीं पे आएगा ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसका औसत ऊंचाई है 840 मीटर। समझ में आया? तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक एक आपको, मतलब इस हिप्सोग्राफिक कर्व से ही सागरीय स्थलाकृति में 4 मोटे मोटे हमें स्थलाकृति समझ में आता है। कि एक जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मग्न तट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मग्न तट है, और मग्न तट के बाद क्या है, एक ढाल मिलेगा, और ढाल के बाद क्या मिलेगा, गर्त मिलेगा, गर्त के बाद फिर सागरीय बेसिन मिलेगा। समझ में आया? मतलब इसको आप मैदान समझो, यहाँ से यहाँ तक मैदान की तरह है, इसको आप मग्न तट समझो। ये ढाल है, अचानक डीप चला गया और ये गर्त बनेगा। तो इस प्रकार से मोटा मोटा 1 2 3 और 4 स्थलाकृति हिप्सोग्राफिक कर्व से सागरीय स्थलाकृति में 4 मुख्य स्थलाकृति समझ में आती है कि क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा अब वो लिख देते हैं, जो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। समझ में आया? मतलब इस वक्र की सहायता से, इस वक्र से सागर की 4 प्रमुख स्थलाकृतियां या स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। तीसरा है गहरे सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान। और 4 नंबर है महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। ये हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया?
कोई डाउट है तो बोलो। आज क्या पढ़ा है? ठीक है, कोई डाउट है? क्लास को ओवर करें?